अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। इंतहाई अहम मुल्की सियासी सूरत हाल होती जा रही है, बिलखुसूस जब से अदालत ने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर साहब को मुकर्रर किया। 3.5 घंटे तवील उन्होंने खान साहब से मुलाकात की। आज रिपोर्ट 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पर मबनी सुप्रीम कोर्ट जमा करा दी। और अहम बात यह है कि बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के चेयरमैन हैं, वो अब ये मुतालबा कर रहे हैं या उनकी ये इस्तदा है कि जी सुप्रीम कोर्ट एक जामे हुक्मनामा जारी करे। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैंने तो कहीं नहीं कहा कि उनकी सेहत ठीक है। तो इत्तला ये है या एक आप कह सकते हैं कि पेशन गोई है, एक रीडिंग है बिटवीन द लाइंस कि शायद उनकी सेहत को कुछ खतरात लाहक हैं और इलाज मुआलजे की गरज से उन्हें जेल से किसी हॉस्पिटल या किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। इस बीच में 8-9 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई जिनका जिक्र मैंने प्रोग्राम में किया। चकज़ई साहब का नोटिफिकेशन होना, अपोजिशन लीडर बनना, फिर उसके बाद CM आफरीदी की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होनी, उसके बाद स्पीकर KP असम्बली की वफाकी जो कौमी असम्बली के स्पीकर उनसे मुलाकात, मुशीर ख़जाना की मुलाकात, एपेक्स कमेटी का इजलास होना और उसके बाद कोर हेडक्वार्टर जाना CM आफरीदी का और वहाँ पे उनकी मुलाकात होना सिक्योरिटी ऑफिशियल से, बिलखुसूस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी वहाँ मौजूद थे। तो ये बड़ी मुस्बत पेशरफ्ती से लिया जा रहा है। और फिर अदालत का इन एक्शन आके खान साहब की जेल तक सलमान सफदर को रसाई देना, ये डेवलपमेंट्स हैं जिनको अगर जोड़ा जाए तो एक आम तासुर ये है कि परहैप्स देयर इज सम चेंज। अब वो चेंज को बहुत बड़ा रेवोल्यूशन तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ मामला फहमी की एक हवा सी बनती हमें महसूस होती है। मेरी इत्तला ये है कि ये जो मामला फहमी है या कदरे को गुफ्तु नशिस्त की कोशिशें हैं, चकज़ई साहब हूँ, राना सनाउल्लाह साहब हूँ, इसमें जो वक्त है, जो टाइम है, वो सबसे बड़ा जामिन होगा कि इस वक्त के दौरान जबकि कुछ मामला फहमी होती है, रवैया कैसा होगा फ़रीक़े का या फ़रीक़ दोयम का। तो रवैये और वक्त जो है वो तय करेंगे कि बातचीत आगे बढ़नी है या नहीं बढ़नी। ये है मेरा वन लाइनर तबसरा। लेकिन इस सब को देखते हुए आज लाहौर में दोपहर के वक्त इंतहाई अहम सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात हुई लाहौर के चंद सहाफ़ियों की, और उनसे दहशत के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की जंग है, अफ़गानिस्तान और भारत के ख़िलाफ़ जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, उस पर खुल के गुफ्तगू हुई। मुल्की सियासत पे भी लामोहल्ला सहाफ़ी सवाल करते ही हैं, एक से ज़ायद सवालात हुए। बिलखुसूस आफरीदी साहब जो एपेक्स कमेटी में बैठे, उसका जिक्र हुआ। तो अहम तरीन जो ज़िम्मेदार जिन सहाफ़ी की मुलाकात हुई, उनके 2-4 जुमले बड़े अहम थे। मालूम हुआ कि उन्होंने कहा जी कि हम इदारे के तौर पर हीलिंग पे बिलीव करते हैं, डिवाइड करने पे बिलीव नहीं करते, और तमाम सियासी जमातों और शख्सियात का एहतराम करते हैं। फोर्सेस या मुक़्तदरा में जितनी भी शामिल इकाइयाँ हैं, उनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है, किसी मकतब फ़िक्र से नहीं है। हमारा मसला ये है कि कोई शख्स या कोई सियासी जमात जो है वो मुल्क से बढ़कर नहीं हो सकती, और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ यकसुई लाजिम करार है। अगर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ यकसुई के लिए CM आफरीदी साहब या वफाकी हुकूमत एक पेज पे है और एपेक्स कमेटी के इजलास हो रहे हैं, तो ये इंतहाई खुश आइंद हैं। रह गई बात सियासी अवामिल की, किसी तब्दीली की, किसी डील की, उस तासुर को ज़ायल किया गया और कहा गया कि बातचीत जो होती है वो सियासी जमातों ने करनी होती है, इदारों का उससे कोई लेन देन नहीं है। ये है खुलासा उस अहम मुलाकात का जो आज हम करके आए, जिससे मालूम हुआ कि सियासतदानों के बीच कहानी है जो चल रही है बज़ाहिर, जो अभी तक हमें समझ आई। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है। सीनियर सियासतदान है, मुमताज़ कानूनदान है, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलिकत हैं कानून और इंसाफ के। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर अदालत ने जो अमिकस मुकर्रर की है सलमान सफदर साहब को, उनकी रिपोर्ट भी चली गई, तो अगर अदालत हुक्म देती है कि जी इनकी रिपोर्ट देखने के बाद मालूम होता है कि खान साहब की इलाज मुआलजा जेल में मुमकिन नहीं, कहीं और मुंतकिल किया जाए, तो ये कैसा फैसला होगा? हुकूमत का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आपने अपने इब्तदाइये में काफ़ी जो है जामे जो एक पूरी मंजर कशी की है, ये जो बातें बयान की हैं उस हवाले से, और उसके बाद फिर आपका ये सवाल, मैं समझता हूँ कि एक तो जजेस जो हैं वो डॉक्टर्स नहीं हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन आना ज़रूरी है। मेडिकल बोर्ड की एग्जामिनेशन जो गाए बगाए होती रही है, और अभी भी मेडिकल बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है। मैंने पिछली दफ़ा भी शायद आपके प्रोग्राम में जिक्र किया कि 6 डॉक्टर्स जो हैं, सीनियर डॉक्टर्स, वो उनका मेडिकल बोर्ड है, वो राउंड द क्लॉक जो है वो चेकअप होते हैं, दिन में 3-3 बार भी चेकअप होते हैं। उनकी बीमारी के हवाले से जो बात है, क्योंकि इससे पहले भी वो ट्रीटमेंट्स मुख्तलिफ जो हैं बीमारियों के हवाले से अडयाला जेल के अंदर जो अस्पताल है वहाँ पे वो उनको मैसर है, और तमाम तर फैसिलिटीज़ भी, और उनका इलाज भी होता रहा है। लेकिन उसके साथ जामी साहब बात यह है कि जो
आपने कहा कि कल जब रिपोर्ट खोलेगी और जब तमाम तर ये वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो मैं समझता हूँ अदालत अपने तय खुद ऑर्डर नहीं कर सकती कि लिविंग कंडीशंस, क्योंकि वहाँ पे पैरामीटर को डिफाइन किया गया है। और अमाइकस क्यूरी जो सलमान सफ्दर साहब गए, पहली तो बात है हुकूमत इस बात को कंटेस्ट कर सकती थी, लेकिन हमने कंटेस्ट नहीं किया क्योंकि वो उनके ज़ाती वकील भी हैं, एक क्लाइंट और अटर्नी प्रिविलेज भी है, या लॉयर और क्लाइंट का उनका प्रिविलेज भी है। लेकिन उसके साथ अदालत ने ऑर्डर किया कि ये एज अमाइकस क्यूरी या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे तमाम तर जायज़ा उनकी लिविंग कंडीशंस के हवाले से लेंगे। तो हमने अगर कोई चीज़ छुपानी होती तो हम बिल्कुल उस पर एतराज़ कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि मुतवातिर तौर पे मुख्तलिफ वज़रा, मुख्तलिफ हुकूमती अहदेदारान ये बात करते हैं कि वहाँ पे 6-7 कमरे हैं, वहाँ पे वर्जिश की मशीनें हैं, वहाँ पे ये मेन्यू रोज़ सुबह दोपहर शाम का होता है, वहाँ पे जो मशक्क़ती हैं वो इतने हैं, और ये कंडीशंस उनको ओवर एंड अबव जेल रूल्स और जेल मैनुअल्स जो हैं, तमाम तर सहूलियात उनके स्टेटस स्टैट्यूट के मुताबिक उनको दी जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो 7 सफ़े हैं या 22 पैराग्राफ है उन 7 सफ़ों में, वो सारी इनह्यूमैन कंडीशंस के मुताबिक तो नहीं होंगी। वो जाहिर बात है कि तमाम तर वो फैसिलिटीज़ इनकैप्सुलेट करेंगी जो उनको फराहम की गई हैं। अदालत का जो काम है वो बिल्कुल अदालत अगर चाहे तो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए डॉक्टर्स का जो उनके मौलजीन हैं और ज़ाती मौलज भी हैं, उनको बिल्कुल कह सकते हैं कि आप चेक करें, और फिर एक्सपर्ट ओपिनियन आने के बाद या डॉक्टर्स की एडवाइस आने के बाद ही अदालत ये अगर उसके इन लाइट ऑफ दैट जो भी डायरेक्शन देगी, तो बिल्कुल हम तो अदालत के हुक्म के पाबंद हैं। यानी ये आपने मलिक साहब ये बड़ा वाजे कर दिया आपने, असल में आपने टेक्निकली चीज़ों को आसान किया ना, जो आपको उसको देखते हुए कि अदालत इस रिपोर्ट यानी सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट के बाद एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेगी, डॉक्टर्स की बोर्ड बना हुआ है चाहे ज़ाती मौलजीन, तो अगर एक्सपर्ट ओपिनियंस की रोशनी में अदालत ये हुक्मनामा जारी करती है कि जो सेहत को दरपेश चैलेंजेस हैं, आंख का मसला, वो जेल में इलाज मुमकिन नहीं है तो उन्हें पिम्स या कहीं और मुंतकिल किया जाए, तो हुकूमत इस हुक्म पर फिर अमल दरामद करेगी, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, एक्सपर्ट ओपिनियन जब आता है डॉक्टर्स का या मेडिकल बोर्ड का, तो वो बिल्कुल बता सकते हैं कि जेल के अंदर जो है इनका इलाज मुमकिन है, अगर नहीं मुमकिन तो फिर इनको बाहर अस्पताल जो है वो पिम्स जिस तरह आपने कहा या दीगर जो अस्पतालें हैं उधर उनका वो होना चाहिए, तो बिल्कुल उसमें अदालत हुक्म कर सकती है कि वहाँ पे मुमकिन नहीं है। और डॉक्टर्स का एक्सपर्ट ओपिनियन यही है मेडिकल बोर्ड का कि इनको बाहर अगर करवाएं या जेल के अंदर मुमकिन है तो वहाँ पे करवा लें, लेकिन ये चीज़ें बहुत कबल अज़ वक्त हैं, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद अगर ये खुद भी, क्योंकि पीटीआई की तरफ से या बानी पीटीआई की तरफ से खुद भी दरख्वास्त आ सकती है कि मेरा इलाज जो है यहाँ पे मुमकिन नहीं है, उस पर भी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा सकता है जो उनको एग्जामिन करे, और उस ओपिनियन की और एडवाइस की रोशनी में जो भी अगला लाहेअमल होगा या अगला इक़दाम होगा या ऑर्डर होगा अदालत का, उस हवाले से वो देखने की जरूरत है। अच्छा मलिक साहब, ये बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो चेयरमैन है पीटीआई के, मैं उनकी स्टेटमेंट ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ, उस पर मुझे आपका जवाब चाहिए होगा। वो ये कहते हैं कि ये 30 माह बाद रिपोर्ट मंगवाई गई है, सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब वो एक जामी हुक्मनामा जारी करें कि आइंदा ऐसा मसला दरपेश ना आए और इमरान खान की मुआलिजीन, वकला, फैमिली और रफ़क़ा से मुलाकात हो और बच्चों से बात करवाई जाए, फिर मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और धरनों से भी जान छूट जाएगी। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, धरनों से तो पहले भी जान छूट चुकी है, और आपने देखा कि 8 फरवरी को क्या हुआ, आपने भी देखा कि पूरा पाकिस्तान ही मेरे ख्याल से लाहौर पहुंचा हुआ था, बसंत भी उन्होंने मनाई और लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा ऑन ग्राउंड। आपने भी देखा कि वो लोग जो कि इंतहा के नाकदीन हैं हुकूमत के या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी इस बात की तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छा इक़दाम था और बिल्कुल होने चाहिए ऐसे इक़दाम। तो उन्होंने तो इनकी बंद करो बंद कह लें या जो फाइनल कॉल थी, उस फाइनल कॉल के ताबूत में तो कील ठोक दिया, तो वो फाइनल कॉल तो कुछ भी ना रही और कोई एहतजाज ना हुआ। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये वॉलंटरी एहतजाज है, तो ये लोगों ने घरों में रह के एहतजाज किए। तो ऐसा एहतजाज कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है? बरकैफ एहतजाज की एक नई किस्म उन्होंने मुतारिफ करवाई है, तो बिल्कुल वो कराएं। लेकिन जहाँ पे आपने ये बात ज़रूर, मैं कहूँगा कि जो आपने बात की कि जो बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट है, उस पर मैं बिल्कुल उस स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक तमाम तर मामलात होने चाहिए। और ये रिपोर्ट जो डिले का कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट डिलेड नहीं है, अभी ये दरख्वास्त लेके गए हैं। उससे पहले जो थी वो अगस्त 2023 गालबन, और उस वक़्त वो अटक के जेल में थे और वहाँ पे उस वक़्त का वो ऑर्डर था। उसके बाद तो ना कोई दरख्वास्त आई, ना कोई और मामला आया। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है
जामी साहब के बिलखुसूस इस हवाले से कि जो उनकी वकला की मीटिंग है और फैमिली मेंबर्स की मीटिंग है वो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो जेल रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए, जेल मैनुअल के मुताबिक होनी चाहिए। अगर देखें ना, जिस तरह सलमान सफदर साहब ने, मैं बिल्कुल उनको पूरे नंबर देता हूँ, फुल मार्क्स टू हिम, कमेंडेबल स्टेप के उनको अदालत ने एक जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने बिल्कुल उन पे जो फर्ज थी जिम्मेदारी के, उन्होंने कोई बात नहीं करनी, मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करनी, उन्होंने कुछ उसमें खयानत नहीं की, वो अमानतन तमाम तर मामला था, अदालत का प्रेरोगेटिव था। अरे मलिक साहब एक नुक्ता तो वाजे करें, ये मलिक साहब ये जो केस था, ये गालिबन तोशा खाना वाला केस था जिसमें खोसा साहब वकील थे और वो कह रहे थे कि मुझे जेल जाने दिया जाए, तो अदालत ने उनकी बजाय सलमान सफदर साहब को बुलाया। गालिबन वो इस केस में वकील नहीं थे और उन्हें फिर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया, तो ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है थोड़ा? किसी को भी अदालत किसी को भी मुकर्रर कर सकती है और लाजमी नहीं है कि हो सकता है जो वकील अहाता अदालत में मौजूद ना हो उसको अमाइकस क्यूरी के तौर पे जो है वो मुख्तस कर दें। ये ऐसी बात नहीं है कि जो वकील है तो उसी को किया जाए, वो अदालत किसी को भी कर सकती है एज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, और वो उस पर जिम्मेदारी होती है अमाइकस क्यूरी, और ये बड़ी ऑनर की बात होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, ये जिस सीक्वेंस बनता है स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉमिनेशन ऑफ द अचकज़ई साहब और फिर नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर मैं जिक्र कर रहा हूँ सीएम साहब की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से, फिर मुशीर ख़जाना की वफाकी वज़ीर ख़जाना से, फिर स्पीकर सूबाई असम्बली की कौमी असम्बली के स्पीकर से, फिर एपेक्स कमेटी का इजलास होता है सीएम ऑफिस में, अगला इजलास कोर हेडक्वार्टर में होता है, इस बीच में जो धरना है वो शक्ल उसकी आपके सामने ही है, और फिर ये इमरान खान साहब तक एक्सेस मिल जाती है। ये सब जो डॉट्स हैं या डेवलपमेंट्स हैं, ये महज एक इत्तफाक हैं या समहाउ राना सनाउल्लाह साहब हूँ या अचकज़ई साहब हूँ को कोशिशें कर रहे हैं कि कोई मामला फहमी हो? क्योंकि ये तरतीब जो सिलसिले की मैंने बयान की है, ये पिछली जो 2-4 साल उनको देखें तो ये थोड़ा सा गैर मामूली लगता है। देखिए, आपने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताई हैं बिल्कुल वो मुस्बत पेशरफ्त है, बिलखुसूस लीडर ऑफ द अपोजिशन की अपॉइंटमेंट के हवाले से, क्योंकि वो एक वेरिफिकेशन प्रोसेस था। स्पीकर को एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस उसने अपने आप को सेटिस्फाई किया और उसके बाद ये मामला हो गया। हमारी तो इसमें कोई देखे ना कोई ज़ाती अना तो नहीं थी इस हवाले से, और वो वही लोग थे जो एंजॉय करते हैं मेजॉरिटी बैकिंग ऑफ द अपोजिशन मेंबर्स, वो लोग हो गए। उसके बाद फिर जो मुलाकात है, यही तो हम बात कर रहे थे कि रवैयों में जो है वो नरमी आनी चाहिए, और इतना वो एक हार्ड एंड स्टांस आप लेके बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से कुछ इंट्रोस्पेक्शन और कुछ आईनी जिम्मेदारियां जो वज़ीर आला की होनी चाहिए वो भी उनको इदराक हुआ है, और उस मीटिंग के बाद अच्छी एक मुस्बत पेशरफ्त है कि जो उनके मुतालबात थे इस हवाले से कि शायद उनके सूबे के पैसे ड्यू हैं, वो प्लानिंग मिनिस्टर जो है हसन इकबाल साहब को डायरेक्ट किया वज़ीर आज़म साहब ने, वो तमाम तर मामला एटलीस्ट उनकी सुनवाई हुई, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ एपेक्स कमेटी में जाना और अपने सूबे की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसका बारहा दफ़ा हम जिक्र कर चुके हैं, उसमें एक सीरियसनेस दिखाना तो अच्छी बात है और होना चाहिए, क्योंकि देखें ना, ये सिक्योरिटी चैलेंजेस सिर्फ एक सूबे की नहीं है, ये पूरे मुल्क को जो है फिर इफेक्ट करते हैं, तो अच्छी बात है, होना चाहिए और मुस्बत बात है। हमने तो कहा कि आइन और कानून के मुताबिक और उस दायरे में रहते हुए तमाम तर मामलात हों तो बिल्कुल अच्छी और मुस्बत बात है, और उससे बाहर निकल के अगर आप कहें ओवर एंड अबव जो है कोई चीज़ हो तो वो तो नहीं हो सकती। अच्छा, एक नुक्ता ज़रा वाज़े कर दें, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें देखी हैं, ज़ाहिर बात है लोग अपनी मनपसंद की शायद जो है वायरल करते हैं। आपने कहा कि ज़रूरत पड़ी, कोर्ट ने अगर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली तो उनका इलाज मुआवजा खान साहब का किसी और हॉस्पिटल में, पिम्स या कहीं और हो सकता है। इसमें कुछ लोगों की राय ये कि शायद बनी गाला भी मुंतकिल किया जा सकता है, ऐसी भी कोई गुंजाइश निकलती है किसी अदालती हुक्म के बाद? नहीं, अदालत ये हुक्म नहीं दे सकती। अदालत बिल्कुल इस हवाले से हुक्म तब दे सकती है जब पीटीआई की अपनी दरखास्त हो कि हमारे कोई प्रेमिसेस हैं उनको सब जेल जो है डिक्लेयर कर जाए। पीटीआई से मुराद ये कि बानी पीटीआई खुद ये दरखास्त दें अपने वकला के थ्रू कि, और वो दे सकते हैं अगर देना चाहें, लेकिन अदालत अपने तय जो है वो इसी दरखास्त के अंदर जो है ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दे सकती। हाँ, ये ऑर्डर ज़रूर हो सकता है कि ज़ाती मौलजीन भी शामिल हों उस बोर्ड में और वो मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करे, और फिर उसके बाद जो एक ओपिनियन आएगा, जो उनकी रिपोर्ट आएगी, उसकी रोशनी में क्या इकदाम उठाए जाएं, और वो अस्पताल के अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, ये सीक्वेंस जो मैंने पहले नरेट किया, इस सीक्वेंस में एक खबर ये भी थी कि गालिबन अपोजिशन लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हो सकती है। कोई इम्कान है अचकज़ई साहब का प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात का मुस्तकबिल करीब में आने वाले चंद दिनों में? देखें, दोनों आईनी ओहदे हैं और बिल्कुल उनकी मुलाकात जो है वो होनी भी चाहिए।
हम तो इस चीज़ को कहते हैं कि मुलाकात हो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की वज़ीर आज़म के साथ। वज़ीर आज़म की कुछ प्रेसिंग एंगेजमेंट्स हैं आइंदा हफ्ते में और वो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अब मुलाकात एग्जैक्टली उनकी उन प्रेसिंग एंगेजमेंट से पहले हो जाए या उसके बाद हो जाए, मुझे तो लगता है कि शायद रमज़ान अल मुबारक में शायद एक्सपेक्टेडली हो। ठीक, रमज़ान में मुलाकात हो सकती है। ये हमने खान साहब के बच्चों के हवाले से भी खबर देखी कि वो प्रॉबेबली वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें वीज़ा नहीं दिया गया, कोई टेक्निकल ग्लिचेस आए हैं। क्या वाकई हुकूमत ने उनका वीज़ा रोका है, उनको नहीं आने दिया, कुछ और मसला है? नहीं, हमने कभी किसी का वीज़ा नहीं रोका और ज़ाहिरी बात है कि पहले भी मेरे से पहले तलाल साहब भी कह चुके हैं, दीगर वज़रा भी कह चुके हैं जी हम बिल्कुल उनको वीज़ा देंगे प्रोवाइडेड कि वो तमाम तर रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। उन्होंने मेरे इल्म में तो नहीं है कि वीज़ा अप्लाई किया है कि नहीं किया, लेकिन ये बात मैंने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखी है कि वीज़ा उनको कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन उसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उनको फुलफिल करनी है और कुछ आई थिंक टेक्निकल चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मैं प्रिवी तो नहीं हूँ इस मामले से, लेकिन गालबन कोई डेट ऑफ प्लेस जो प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो शायद गलत लिखी गई है या कोई एडिशनल एक दो, जिस तरह आप अपने रिश्तेदारों का मेंशन करते हैं पाकिस्तान में आपको कोई रिश्तेदार या रिलेटिव तो नहीं है, वो उस हवाले से भी कोई ऐसा सवाल है जो अनअटेंडेड छोड़ दिया गया है। तो ये चीज़ें जब हो जाएं एडिशनल, अब तो क्योंकि सारा मामला ऑनलाइन है, नादरा का जो वीज़ा पोर्टल है वो स्टिकर तो लगता ही नहीं है, वो सारा ऑनलाइन ई वीज़ा आता है और उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो उनको कम्युनिकेट की जाती है कि आपसे ये मजीद तफसील दरकार है, इसको फुलफिल करें। और वही बात अब वो अगर अप्लाई किया हुआ है और ये मांगी गई है उनसे तो बिल्कुल वो फुलफिल करें, तो मैंने नहीं ख्याल कि उनके वीज़े में कोई प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक, अच्छा अकील मलिक साहब जाने से पहले एपेक्स कमेटी का मैंने जिक्र किया और जो एलामिये आ रहे हैं वहाँ से बड़े खुशाइंद हैं, मुस्बत हैं, तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी हुकूमत और इदारे सूबे को दरपेश चैलेंजेस बिलखुसूस दहशतगर्दी से निमटने के लिए अब वन पेज पर आ चुके हैं? इत्तफाक़ी राय है? मेरे ख्याल से दहशतगर्दी का नासूर जो है उसके लिए तमाम तर पाकिस्तानियों को वन पेज पे होना चाहिए, बाशमूल हमारी सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और इदारे भी। हम सब जब मिलजुल के काम करेंगे और 2 दिन बड़ी जामे बहस हुई इन इशूज़ पे और बिल्कुल इन द वेक ऑफ जो इस्लामाबाद का तमाम तर अफसोसनाक वाक़या हुआ उस पर बिल्कुल हमने सबने जो है बातचीत की और उस पर अपोजिशन की तरफ से भी, और आई थिंक लुबे लुबाब उसका यही था कि हम सबको मिल के काम करना होगा। तो बिल्कुल सब मिल के काम करेंगे तो इस दहशतगर्दी के नासूर से जान छूट सकती है। बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलिकत बराए क़ानून और इंसाफ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे। 2 बड़े अहम मुद्दे अभी बाकी हैं। एक, आपने जो हुकूमत की नई ख़तरनाक सोलर और नेट मीटरिंग पॉलिसी है वो देखी है, बहुत ज़्यादा आवाम में से परेशान हुए हैं, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी ये मौजू ज़ेर बहस लेके आएंगे। और फिर दहशतगर्दी है, ईरान की सूरत हाल है, अमरीका के साथ पाकिस्तान के इंटरनल जो सियासी सूरत हाल है, ये मामला पेंडिंग है, इसके ऊपर गुफ्तगू की प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ा अहम मौजू है जो अब ज़ेर बहस हम लेके आने लगे हैं, वो है ये जो सोलर पॉलिसी में नेपरा की तब्दीली। ये हुकूमत ने क्या किया है कि आवाम चीख उठें, वो तमाम सारिफीन, वो तमाम लोग जो सोलर लगवा चुके या लगवा रहे थे, उनके ऊपर एक क़यामत बन के टूटी है ये नई पॉलिसी। ये है क्या? सादा सा मतलब ये है कि सस्ते दामों आपसे बिजली खरीदी जाएगी और इंतहाई महंगे दामों आपको शाम के वक्त बिजली दी जाएगी। तो फिर सोलर लगवाने का मकसद क्या हुआ? ये पॉलिसी क्यों ऑप्ट की है गवर्नमेंट ने? अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, ट्रेंड्स चेक करें गूगल के या किसी और ऐप के, तो ये जो नेट पॉलिसी है ये टॉप ट्रेंड कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवामुन्नास इसके ऊपर कितने बेचैन है, कितनी तशवीश उन्हें लाहक है। ये मामला है क्या, ये जानने के लिए उसका सोल्यूशन क्या है, हमने ज़हमत दी है जनाब वकास मूसा साहब को। आप चेयरमैन हैं सोलर एसोसिएशन के। वकास, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सादा लफ्ज़ों में पहले मेरे देखने वालों को ये बताएं कि ये नई पॉलिसी है क्या, इससे एक आम शख्स जिसने सोलर लगवाया वो कितना मुतासिर होगा और कैसे होगा? इन एसेंस अगर देखें इस पॉलिसी को, बिल्कुल जो इसकी जो मेन फंडामेंटल चीज़ है जिसमें चेंज कर रहे हैं वो है कि नेट मीटरिंग, जिसमें यूनिट से यूनिट एडजस्ट होता था, उसको चेंज कर रहे हैं नेट बिलिंग, जिसमें अब यूनिट के बजाय आपको पैसे मिलेंगे। जाहिर है जब यूनिट से यूनिट एडजस्ट होता था तो आपके लिए कैलकुलेशन बड़ी इजी थी और आपको पूरे यूनिट का बेनिफिट मिल जाता था। अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक घर है जिसमें 300 यूनिट का महीने का एक्सपोर्ट हो रहा था, यानी 300 यूनिट महीने के दिन के टाइम पे इजाफी थे, जो कि वो वाला घराना जो है वो अपने वापडा को या ग्रिड में जो भी लेस्को है या एस्को है जिसके पास भी है तो उधर एक्सपोर्ट कर रहा था। तो उसको 300 यूनिट जब एक्सपोर्ट करता था तो महीने के एंड पे उसके बदले 300 यूनिट एडजस्ट हो जाते थे, जिसको कहते थे यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट, या इसीलिए इसको नेट मीटरिंग कहते हैं।
तो एक यूनिट क्योंकि 50, 55, 60 हम 50 का पकड़ते हैं, तो समझ लें 300 यूनिट पे उस घर को 15,000 रुपए का महीने का फायदा हो रहा था। ये था जो पहले पहले की कहानी थी, जो पहला जो पॉलिसी थी। अब अगर एक नया सारिफ इसी इसी तरह का सिस्टम लगाता है और नई पॉलिसी के तहत लगाता है, तो उसके जो 300 यूनिट हैं जो एक्सपोर्ट होंगे, उसके बदले महीने के एंड पे उसको 300 यूनिट नहीं मिलेंगे, बल्कि उसको 10 रुपए के हिसाब से कॉम्पनसेट करने का जो पॉलिसी आई है, 10 रुपए के हिसाब से कॉम्पनसेट करना है। यानी 300 यूनिट के उसको 3,000 रुपए मिलेंगे। तो एक तरफ उसको 15, यानी एक तरफ को जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें 15,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा था, और उसी किस्म के सिस्टम को, उसी 300 यूनिट को अब नई पॉलिसी के तहत 3,000 रुपए का बेनिफिट होगा। यानी तकरीबन 80% बेनिफिट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये एक्चुअली 1:1 से इसको 1:5 के रेशियो पे ले गए हैं। यानी अब अगर आपने एक यूनिट अपना एडजस्ट कराना है टेक्निकली, तो आपको 5 यूनिट के देने पड़ते हैं दिन के टाइम पे, 10-10 रुपए करके 50 रुपए बनते हैं, और इससे आपका एक यूनिट जो है एडजस्ट होता है। तो ये काफी ड्रास्टिक चेंज है इन टर्म्स ऑफ जो रिटर्न। तो वकास आप यानी ये कह रहे हैं कि अगर 300 यूनिट कोई प्रोड्यूस करके दे रहा है बापडा को वापस, तो वो उसे 3,000 रुपए मिलेंगे, वो उसका खाता खत्म, उसके बदले में उसे यूनिट नहीं मिलेगी, बल्कि उसे अब यूनिट खरीदनी पड़ेगी उस रेट से जो आम बंदा खरीद रहा है। जी जी, जैसे नॉर्मल जो यूनिट्स वो खरीद रहा था, पहले जो खरीद रहा था, तो पहले हो रहा था कि 300 यूनिट जो खरीदारी थी उसमें से मिन्हा हो जाते थे, उसमें से माइनस हो जाते थे, तो आपको पूरे यूनिट का फायदा हो जाता था, नहीं 15,000 रुपए का फायदा हो जाता था। अब जो है वो सिर्फ 3,000 रुपए हैं, तो यानी समझ लें वो तकरीबन सिर्फ 50-60 यूनिट के जितना फायदा होगा, बाकी आपको सबके पैसे देने पड़ेंगे। तो वकास फिर मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, जिन लोगों ने सोलर लगवाए लोड शेडिंग से बचने के लिए, सस्ती बिजली के लिए, उनको क्या फायदा होगा फिर अब इस सबका, जो इन्वेस्टमेंट की जिन लोगों ने? या देखिए, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने की या जो करने वाले हैं, दोनों का हमने सोचना है। जो करने वाले हैं वो अब इन्वेस्टमेंट इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि मैंने अगर 8 लाख का या 10 लाख का या 6 लाख का सिस्टम लगाया, और उस शख्स ने कैलकुलेशन की थी कि मुझे महीने के 20,000 रुपए या 15,000 रुपए या 25,000 रुपए बच रहे हैं, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 साल में या 2 साल में रिकवर कर लूंगा, और इसके बाद फिर मेरे पास सिस्टम लगा होगा, तो इसके बाद भी मुझे फायदा होगा। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन अब ये हो गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो अब 5 साल या 6 साल पे उसका रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, या उससे भी ज्यादा में डिपेंड करता है कैसी यूजेज होती है, या आगे जाके पॉलिसी को फिर ना चेंज कर दें। तो अब जो सारिफ है वो सोचेगा कि अगर ये वाला मैकेनिज्म है तो मैंने इसमें तो नहीं इन्वेस्ट करना, अब वो कोई और नेमल बदल ढूंढेगा। लेकिन ये मसला जो मसला है ना, असल में जो हुकूमत मसला सॉल्व नहीं कर रही, वो ये मसला नहीं सॉल्व कर रही कि बिजली महंगी है। वो इधर उधर से सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। जो बिजली के महंगी होने का मसला है, तो लोग जो है वो फिर कोई और सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और हम जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, नेपरा, सबको यही समझा रहे हैं कि आप जो डिफरेंस लेके आ रहे हैं ना, ये 3,000 रुपए और 15,000 रुपए का, या 10 रुपए और 50 रुपए का जो फर्क लेके आ रहे हैं, ये इतना बड़ा फर्क है कि लोग अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता बैटरीज को फिट करना शुरू करेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि मैं 10 रुपए में अपना यूनिट क्यों बेचूं। मैं ऐसा करता हूं कि जितनी मेरे पास इस्तेताअत है, लेट से मैं 2 बैटरीज लगा सकता हूं, तो मैं 2 बैटरीज अपने घर में लगा लेता हूं, और कुछ यूनिट, यानी मेरे पास अगर 300 यूनिट बचते हैं महीने में, तो मैं अगर 150 यूनिट बैटरीज में डाल सकता हूं, या 100 यूनिट बैटरी में डाल सकता हूं, तो पहले मैं वो 100 यूनिट बैटरी में डालूंगा, फिर इसके बाद बाकी ग्रिड को बेचूंगा। और एक दफा जब वो बैटरी में डालेंगे और उनको एक अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वो 6 महीने बाद या साल बाद या 2 साल बाद 2 बैटरीज और ले लेंगे, 2 बैटरीज और ले लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये जो सार्फिन है, ये ग्रिड को खैराबाद कहना शुरू कर देंगे। और ये चीज ग्रिड के लिए बड़ी खतरनाक होगी। और ये जो मेन पॉइंट है ना, जो हम इस पॉलिसी के बारे में समझा रहे हैं, कि ये पॉलिसी जो आपने बनाई है, ये सिर्फ एक छोटा सा मसला सॉल्व करती है। आज आपके पास एक गैप है, उस गैप को एलिमिनेट करने के लिए आपने ये सोचा है कि मैं जो फर्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो वो मैं निकाल के ये जल्दी से कर देता हूं, मैं नेट मीटरिंग के जो रेट है उसको चेंज कर देता हूं। इससे जो है उसके पीछे कहानी बना दी है कि अमीर लोग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सारी कहानियां ही हैं, क्योंकि हर चीज का जवाब है, और हर चीज की एवरी पिक्चर हैज 2 साइड्स। तो उसकी दूसरी साइड को नहीं बताएंगे तो वो तो ऐसे ही लगेगा जैसे स्टोरी इस तरह से। लेकिन रियलिटी ये है कि इससे 2 साल में या 3 साल में हमारी ग्रिड को बहुत नुकसान होने वाला है। उस वक्त जब ये कस्टमर्स एक दफा बैटरी लगा लेंगे, तो ये फिर वापस तो नहीं आएंगे ग्रिड की तरफ। जब एक दफा उन्होंने बैटरी लगा ली, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट होते जाएंगे। एग्जैक्टली। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक सारिफ ने सोलर से बिजली पैदा की, दिन भर उसने वो कंज्यूम की, शाम के वक्त वो अपनी बैटरीज में जो भी सेविंग हुई है उसके जरिए रात पूरी बिजली अपनी इस्तेमाल करे, वापडा की, लेस्को की बिजली इस्तेमाल ही ना करे। बिल्कुल इसी तरह है, और यही होगा। जो देखें, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जो टेलीफोन के साथ हुआ है। एक जमाने में टेलीफोन हर घर में होता था, हर कमरे में होता था। अब जो है वो मोबाइल फोन्स होते हैं। टेलीफोन जो नया घर बनता है उसमें तो शायद होता ही नहीं है, जो पुराना होता है उसमें फिर भी वो रख लेते हैं कि चलो कभी जरूरत हुई तो काम आए। इसके बाद मोबाइल फोन से भी अब तो आगे बढ़ के हम इंटरनेट फोन पे आ गए हैं। जैसे अभी हमारा जो इंटरव्यू है जूम पे हो रहा है, तो ये चीज आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले पॉसिबल नहीं थी। तो इसी तरह से बैटरी और सोलर और एनर्जी सेक्टर को देखें तो उसमें भी तब्दीलियां आ रही हैं। और हमने
जो पॉलिसी बनाई है या जो अप्रूव करके पास कर दिया है, SRO उसका इशू कर दिया है, वो पॉलिसी आज के लिए, या बल्कि आज के लिए भी नहीं कहूंगा, मगर 2 साल पहले के लिए शायद सही थी, लेकिन डेफिनेटली अगले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ये एक डेंजरस पॉलिसी है, अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहा है। बिल्कुल ठीक। तो आपको लगता है कि अब जो प्राइम मिनिस्टर ने इसमें कुछ नोटिस लिया है तो हुकूमत इस पॉलिसी को वापस लेगी, इस फैसले को? जी देखिए, ये तो एक खुशाइंद बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने से, उनकी कुर्सी से, उनकी मेज से ये पॉलिसी पिछले साल में शायद 2 दफा या 3 दफा तो गुजर चुकी है। तो और 3 दफा सच्ची बात है कि मुझे भी बड़ी हैरत होती है कहते हुए, किसी को बताते हुए, कि हम जब भी फीडबैक देते हैं तो वो फीडबैक शायद बस यानी रद्दी के टोकरे में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता, कोई सुनता नहीं है, वही वाली पॉलिसी फिर वापस आ जाती है। तो ये जो तीसरी दफा या चौथी दफा ये पॉलिसी आई है पिछले साल जनवरी से लेके अब इस साल का फरवरी आ गया, यानी 13 महीनों में, तो मोर और लेस वो 95% वही पॉलिसी है जो पहले दिन से ही रेकमेंड कर रहे हैं, और हम उस वक्त से कह रहे हैं कि जो आप पॉलिसी बना रहे हैं वो सूटेबल नहीं है। खैर, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मेन इस चीज में जो उन्होंने नोटिस लिया है, वो उन्होंने इस चीज का नोटिस लिया है कि जो पुराने सारिफिन है उनका आपने कैसे चेंज कर दिया है, क्योंकि अभी जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है ना, उसमें एक्चुअली ये जो रेट है, नए सारिफिन को तो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे लेके जा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पुराने सारिफिन को भी नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे लेके जा रहे हैं। वो तो एक्चुअली सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भी खिलाफ है। आपने एक शख्स के साथ मुआहिदा किया है कि मैं आपको नेट मीटरिंग रजीम के तहत 7 साल का लाइसेंस दे रहा हूं या 5 साल का लाइसेंस दे रहा हूं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है कि आप या आप कहेंगे कि ये लीगल बात तो नहीं है कि आप जो है ना उसको एकदम से बीच में कहें। अब जैसे अगर किसी ने पिछले साल नवंबर या अक्टूबर में अपना सिस्टम लगाया था, तो उसको तो बेचारे को अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपने आधी कर दी है। ठीक है, उसको ये थोड़ा सा बेहतर रेट दे रहे हैं, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू सारिफ है ना उसको दे रहे हैं 10 रुपए का रेट बाइंग का, और जो थोड़ा पुराना है यानी जिसने पहले लगा लिया है तो उसका जो नेट मीटरिंग का जो रजीम है उसको भी निकाल रहे हैं उससे, उसका भी यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसको कम से कम ये मेहरबानी कर रहे हैं कि उसको 25 रुपए दे रहे हैं। लेकिन वो जो बंदा है वो पूछेगा कि भाई मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा क्या कसूर है, कॉन्ट्रैक्ट साइन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वकास, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उम्मीद है कि हुकूमत नज़र का गर्मियाँ आने वाली हैं, आवाम बिलबिला उठें और बड़ी सख्ती से इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे कि दहशतगर्दी जो हो रही है उसको फिल्माया कैसे जाता है और भारत उसे कैसे अपलोड करता है, और ये प्रॉक्सी वॉर है क्या। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ दिफाई तज़िया निगार हैं, जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब। उनको हमने ज़हमत इसलिए दी कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम बात करते रहते हैं, लेकिन कुछ अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें सहाफ़ियों की होती हैं। आज दोपहर भी लाहौर में मुलाकात हुई तो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, बिलखुसूस दहशतगर्दी के, रिसेंटली आपने बलूचिस्तान की सूरत हाल देखी, KP में भी कुछ वारदातें, इसमें कैसे भारत इसको स्पॉन्सर करता है, अफगानिस्तान कैसे सेफ हेवन देता है। और एक समझने की बात यह है कि जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई तो दहशतगर्द जो है उनको फिल्माया जा रहा था, वो जो उनकी वीडियोज़ थी वो भारत से अपलोड होती थी और फिर वायरल पूरी दुनिया में की जाती थी। तो एक नेक्सस है जो सामने नज़र आता है। इस खित्ते में लीबिया हो, यमन, शाम या दीगर ममालिक मशरक़ वस्ता में, उनके यहाँ जब दहशतगर्दी या तफरीक आई तो पाकिस्तान को जो चैलेंज दरपेश है उससे कई गुना कम उनके ऊपर जब दबाव आया तो मुल्क कोलैप्स कर गए। लेकिन यहाँ जो फोर्सेस की कुर्बानियाँ या हिकमत अमली है वो काम आ रही है। जिन हुकाम से हमारी मुलाकात हुई उनका नुक्ता नज़र ये था कि वो तमाम सियासी जमातों और शख्सियात का एहतराम करते हैं। कोई भी जमात, कोई भी शख्स पाकिस्तान से आगे नहीं है, ये हमारी रेड लाइन है। और दहशतगर्दी का जो फितना है उसका हल यूनिटी में है, कंसेंसस में है। मेरी मुराद ये है कि एपेक्स कमेटी के इजलास हूँ जिसमें CM अफरीदी साहब गए या बाद में वो कोर हेडक्वार्टर गए, वहाँ भी इजलास हुआ, इसको खुशाइंद करार दिया जा रहा है, इसको वेलकम किया जा रहा है कि ये वो ज़रूरत थी जिसके तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। बलूचिस्तान में जिस तरह से IBOs हो रहे हैं, जो डेवोल्यूशन कमेटियाँ बन रही हैं, उस ज़रूरत पर जोर दिया गया और गुड गवर्नेंस का जिक्र किया गया कि गुड गवर्नेंस हो तो दहशतगर्दी से डील किया जा सकता है। जनरल साहब से हम बात कर लेते हैं। जनरल साहब, खुलासा मैंने अर्ज़ कर दिया है, ये जो नेक्सस है इंडिया अफगानिस्तान का, और बिलखुसूस अब एक टेररिस्ट जो है वो एक कंटेंट क्रिएटर भी बन चुका है कि वो जो भी अपनी खबासत कर रहा है वो शूट होती है और बिलखुसूस इंडिया उसे फिर अपलोड करता है। जनरल साहब जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अजमल जामी साहब फॉर हैविंग मी। देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक ऑर्डिनरी इंसिडेंट ऑफ वायलेंस नहीं हो रही, या टेररिज्म यहाँ पर नहीं हो रहा टू परसू सम पॉलिटिकल या कोई आइडियोलॉजिकल एजेंडा। जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा खैबर पख्तूनख्वा में आया, जो हमारा तर्ज हयात बदलना चाहते थे, जो एक रेडिकलाइज किस्म की सोच या जो एक शरीयत के नाम पे वेज वॉर कर रहे थे, पर्पस उसका फिर भी इकोनॉमिक्स के साथ ही जुड़ा हुआ था, जो टेररिज्म और वॉर की इकॉनमी है
उसको उन्होंने मिसयूज किया। उसके बाद इसको जब देखा कि इसको जब ट्रैक्शन नहीं मिली, मैं खैबर पख्तूनख्वा की अभी पहले बात कर लूं, जब ट्रैक्शन नहीं मिली तो उन्होंने इसको एक पख्तून फिनोमिना, सोशल डेप्रीविएशन, ताकि ग्रीवियंसेस को वेपनाइज किया जाए और वॉर को जारी रखा जाए। तो वो आपने पीटीएम्स के फिनोमिनास देखे, डिफरेंट फिनोमिनास देखे, उसमें इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, उसको भी इतनी ट्रैक्शन उस तरह की नहीं मिली। यस, गवर्नेंस के इश्यूज की वजह से स्ट्रेसेस बहुत आए अवाम के ऊपर, और अवाम ने कुछ इरेशनल बिहेव भी किया किसी जगहों पे, खासतौर पे बलोचिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि इस फिनोमिना का बड़ा असर हुआ, और फिर जो सोशल मूवमेंट्स थी वो सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स बन गई, वो पॉलिटिकल फेस बनाने की उसको कोशिश की गई, और ये समझा गया कि स्टेट को मजबूर कर दिया जाएगा, जैसे ब्लैकमेल पहले पास्ट में भी कोई दफा करने में कामयाब हो जाते थे, इस दफा वो चीजें नहीं हुई हैं। तो आई थिंक दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन जी, जिसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड, ये बिल्कुल बात ठीक है, इंडिया जो है वो पूरे अपने स्ट्रक्चर के साथ आ गया, क्योंकि उसको जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान का, विच इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उसको टारगेट करने के लिए, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आइडेंटिफाई भी उन्होंने लोगों को किया कि इस अवाम को मिलिट्री से दूर कर दिया जाए। बिल्कुल, तो इसको टारगेट करने के लिए उन्होंने मैक्सिमम इंपैक्ट डाला है विद मिनिमम रिसोर्सेज, यानी कि लोगों को तोड़े, और ये जो टेररिज्म की वॉर है इसको अपनाए, बजाय कन्वेंशनल फेलियर के बाद जो कन्वेंशन में आपने इतना पैसा लगाना है तो बजट्स को डाइवर्ट करे। अब वो पैसा भी कर रहे हैं, फाइनेंस भी कर रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं, और मास्टर तो वो है चीजें कोरियोग्राफ और टेलीकास्ट और इस तरह की चीजें करने के। अभी जाफर एक्सप्रेस का एग्जांपल आपके सामने क्विकली इफ आई मे से, कि अभी इंसिडेंट हुआ नहीं और 2 मिनट के बाद कमेंट्री ऐसे हो रही जैसे किसी बोगी में उनका कमेंट्री बॉक्स एस्टैब्लिश होकर बैठे हुए हैं। जनरल साहब, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक कलेक्टिव अप्रोच है या एक यूनानिमस अप्रोच है, नेशनल एक्शन प्लान की बार बार बात की जाती है, समहाउ उस पर अमल दरामद भी तो मिसिंग है ना, गुड गवर्नेंस के भी प्रॉब्लम तो है ना, जिसकी वजह से फिर ऐसे अनासर को मौका मिलता है। तो ये किस हद तक ज़रूरी है, और अब आप समझते हैं कि रिसेंटली जो एपेक्स कमेटी के इजलास केपी में हुए उसके बाद सूरत हाल बेहतर होगी सूबाई हुकूमत और इदारों के बीच? देखिए जामी साहब, अगेन हमें इस चीज की समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ टेररिज्म इज वन एस्पेक्ट, जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, ये चीजें तो एग्जिस्ट तो करती है। हमारा सोशल मीडियाज देख ले आप, हमारे जो गवर्नेंस के जो गैप्स हैं, उन्होंने एक एनवायरनमेंट तो जरूर क्रिएट कर दी है, ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, फाटा का इंतजाम ले लें, विदाउट प्रिपरेशन कह लें उसको हेस्टी डिसीजन कह लें, या जो क्लियर होल्ड, जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए क्लियर होल्ड की स्टेज के बाद जो बिल्ट एंड ट्रांसफर है वो हो नहीं पा रहे, लोकल गवर्नमेंट्स आपने स्टेब्लिश नहीं की। आपने, वो कहते हैं ना कि एक आप जैक लगाएंगे तो टायर चेंज करेंगे ना, हमने गाड़ी उठाई, जैक लगाए बगैर टायर चेंज करना शुरू कर दिए। यही गवर्नेंस के इश्यूज, पारा चिनार के एग्जांपल आपके सामने है, जो कुर्रम में और पारा चिनार में होता रहा, ये लैंड के इश्यूज से शुरू हुआ, सेक्रेटेरियन हाईजैक हो गया, कोई उसको ले गया। गवर्नेंस के इश्यूज कराची में हुए, आपको अर्बन टेररिज्म कराची का याद होगा, हाईजैक हुआ, somebody else was using it, और ये उस वक्त एक इंडिया ने, और भी बहुत से ममालिक उसमें शामिल है, हमारे दोस्त भी शामिल है और दुश्मन तो शामिल होना ही होना था उन्होंने। अच्छा, यही चीज अभी बलोचिस्तान में है कि आपको एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिल गया है, हाइब्रिड की एप्लीकेशन का आइडियल एनवायरनमेंट मिल गई। अच्छा, पाकिस्तान की पब्लिक में एक और सेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो क्या? वो ये है कि जी वो कहते हैं कि ये हर चीज को हाइब्रिड कर देते हैं, आप हर चीज को इंडिया की तरफ कर देते हैं, हर चीज को अफगानिस्तान की तरफ। अच्छा, अब इसको भी आर्गुमेंट करने वाले पाकिस्तान के अंदर मिल जाते हैं। ये जो आपने होल ऑफ अ नेशन अप्रोच की बात की है ना जामी साहब, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है। दिस इज नॉट दी ऑप्शन, दिस इज कंपल्शन। और कंपल्शन के बीच में फिर ऑप्शंस बड़ी स्क्वीज हो जाती हैं, फिर आपने ऑप्शंस क्रिएट करनी है, मल्टीपल ऑप्शंस। अभी आज मैं एक प्रोग्राम में बैठा था तो वहां पे जाहिद खान साहब भी मौजूद थे, तो हमारी बात हो रही थी कि जी एक रास्ता है डायलॉग का, एक रास्ता है पॉलिटिकल चीजों का, नेगोशिएशन का। तो मैंने कहा कोई ये 2 रास्ते अलग नहीं, ये एक ही रास्ता है, विच इज एग्जीक्यूशन ऑफ द वॉर। उसमें डायलॉग भी उसका हिस्सा होता है और उसके बाद उसके अंदर नेगोशिएशन और काइनेटिक भी होता है। जो टेररिस्ट है वो तो पॉलिटिकल एंटिटी है नहीं, उसकी तो कोई ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं है ना, वो आपको क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स देगा? टेररिस्ट हैव नो ऑब्जेक्टिव, व्हाई आर यू नेगोशिएटिंग विद देम? उनके पास तो नेगोशिएशन वाली चीज ऑप्शन ही नहीं है। वो उन लोगों के पास है जो नेशनलिस्ट कह लें या कुछ ऐसे लोग कह लें जो ग्रीवियंसेस पे करना चाहते हैं। ग्रीवियंसेस के ऊपर आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप सोशल मूवमेंट चलाते हैं, एनिमी उसको वेपन है। इसी तरह के साथ मीडिया सोशल कैंपेन्स चलाता है और आपको वॉर में उन्होंने धकेला हुआ है और हम एक सर्कल के अंदर ही फिर रहे हैं। आई थिंक वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस सर्कल। जनरल साहब, ये जो मशरक़ वस्ता के ममालिक की मिसाल सुनाई जाती है, लीबिया, यमन, शाम और दीगर की,
यहाँ जो इम्पैक्ट है वो हमसे कई गुना कम होगा शायद, बट वो स्टेट्स फॉर्म नहीं रह सकी, कोलैप्स कर गया सिस्टम। सो हम इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा चैलेंज कैसे सस्टेन कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, और वहाँ हुआ क्या था? इसकी मेन रीजन है कि यू हैव अ मिलिट्री जी, आपके पास फौज मौजूद है, नेशनल आर्मी है आपकी। वो पाकिस्तान की जो पर्पस ऑफ द स्टेट है उसको समझते हैं, ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह के मोटो से वो लड़ रहे हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को, पाकिस्तान को और इसको लाज़िम मंजूम समझते हैं जी, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। प्रोफेशनल आर्मी है, मेरिट बेस्ड मिलिट्री है, परफॉर्म करती है हर दफा। यही तो वो अभी इस वॉर का जो हमारे अगेंस्ट है, वो यही इसी नेक्सस को तो तोड़ना चाहते हैं। किसी भी जामी साहब, पीस एंड वॉर का जो फाउंडेशन है या बेसिक बिल्डिंग है, वो एक ही चीज पे है, अवाम और अफवाज का मिलाप। इसको वो कहते हैं तोड़ दे तो आपका भी लिबिया से भी बुरा हशर हो जाएगा। आपके पास तो इकोनॉमिक स्पेस उतनी नहीं है जितनी शायद उस ममालिक के पास बहुत हो। शाम देखे ना कहां से कहां चला गया जी, किधर पहुंच गया वो। इराक को आप देख ले, हु कुड थिंक फ्यू इयर्स डिकेड्स बैक इराक की ये कंडीशन हो जाएगी। ईरान को देख ले, इतना ऑयल, इतना कुछ होने के बावजूद जब कलेक्टिव मिलिट्री रिस्पांस, इफेक्टिव मिलिट्री रिस्पांस नहीं गया, आपने डाइवर्ट की हुई थी चीजें, तो आप देख लें आपके चैलेंजेस आपके सामने आए। आप किसी को, और पाकिस्तान आज अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर कंट्री है, 10 दफा यू हैव क्रिएटेड अ कॉस्ट फॉर द एनिमी, चाहे वो एनिमी इंडिया हो या फॉर दैट मैटर कोई भी हो, देयर इज अ कॉस्ट फॉर देम। तो वो अगर उस कॉस्ट को पे करने के लिए तैयार है तो वो पाकिस्तान पे हमले करता रहेगा। तो ये इन्होंने इजी वे समझा। तो इट इज पाकिस्तान मिलिट्री which is a clear cut difference between these states and Pakistan। एक बड़ा और अहम नुक्ता जनरल साहब कि अफगानिस्तान में जो अमरीकी डॉलर है वो 64-65 अफगानी का बन जाता है, हमारे यहाँ 280 का है। हालांकि हमारी रेमिटेंसेस भी हैं 40 अरब के करीब, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी हम करते हैं। ये अफगानिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है दुनिया को जिसकी वजह से डॉलर वहाँ पे जो है वो 64 रुपये का है? ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं जी, मर्डर, हायर फॉर मर्डर के वहां पे हर चीज मिल रही है। टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। जिस क्लाइंट को चाहिए, चाहे वो स्ट्रक्चर स्टेट हो, नॉन स्टेट एक्टर्स हो, जिसने अपना जो छोटे से छोटे किसी के हुजरे में भी फायर करना है, मारना है किसी को, तो वहां से लेके किसी स्टेट को अंडू करने की कोशिश करनी है, तो वहां तक दे आर अवेलेबल, दे आर बीइंग फेड। जब रशियंस यहाँ पर थे तो उस वक्त भी डॉलर्स आ रहे थे उस वॉर को लड़ने के लिए। फिर जब यहाँ पे 2800 के करीब सिविल अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स थे, 20 इयर्स की जो वॉर अमेरिकन से लड़ी है, वो इनको पैसे ही दे के इनसे एरियाज में थोड़ी सी पीस चीज रखते थे ताकि मूवमेंट कर सकें। अब इंडिया जो है, कहने को तो 80 समथिंग बिलियन डॉलर को उसने बजट अनाउंस किया, ऑन ग्राउंड इट इज गोइंग टू बी 108 और 109 बिलियन डॉलर। तो बाकी ये पैसा जो है वो इसको धकेलेगा, इसके अंदर पुश करेगा। अभी अमेरिका से पैसे आ रहे हैं, तो आई थिंक दे आर बीइंग फेड फॉर दिस chaos एंड कंफ्यूजन। और बिल्कुल इनकी लाइंस है। इजराइल की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, आई कैन अश्योर यू, और आई एम श्योर कि ये चीजें होंगी। और पाकिस्तान के पास तो बहुत से सपूत हैं जो इनको पैसा जिस तरीके से आ रहा है। फिर इलीगल स्पेक्ट्रम का बहुत पैसा होगा। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले कराची में आप भी हैं, रैंसम के जितने पैसे लिए जाते थे, किडनैपिंग, रैंसम के, वो सारे इसी टेररिज्म के साथ जाते थे। और फिर नेक्सस क्रिएट हुआ पॉलिटिक्स का, टेररिज्म का और इलीगल इकोनॉमी का, क्राइम का। तो ये वही नेक्सस है, इसी नेक्सस को उन्होंने बिल्ड किया। तो ये जो वॉर इकोनॉमी है, टेररिज्म की इकोनॉमी है, दिस इज द मेजर एक्सपोर्ट उनका वो है, जिसकी वजह से उनका डॉलर जो है वो गिर नहीं रहा। और फिर पिलफ्रेजेस हुई पाकिस्तान से डॉलर जिस तरीके से फ्लो चोरी करके, बिल्कुल ठीक। तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इसी बिजनेस और इसी कारोबार के साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले शो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।